व्यूअर्स, दोस्तों हमने फिल्मी दुनिया में संघर्ष करते हुए सफलता पाने की बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं। आइए रूबरू होते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने संघर्ष से सफलता का जीवन खुद जिया है और उन मुकाम और उन बुलंदियों को छुआ है जिनके एक रोज उसने सपने देखे थे। आइए रूबरू होते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रह चुकी, दिल्ली स्टेट वुमेन टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी और रेलवे जैसी प्रतिष्ठित टीमों को रिप्रेजेंट कर चुकी भारतीय महिला क्रिकेटर नेहा तनवर से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट ग्राफ के शो पे आपका। थैंक यू सो मच। नेहा, बहुत पढ़ा है आपके बारे में, बहुत सुना है, कितनी इंस्पिरेशनल एक लाइफ आपने जी है जो कंट्रीब्यूट करती है क्रिकेट की तरफ, फैमिली की तरफ। थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं आपकी जर्नी के। नेहा तनवर एथलेटिक्स के ट्रायल देने गई थी और क्रिकेट के नेट की तरफ चली गई और उसके बाद लाइफ ने एक अलग रुख पकड़ लिया। क्या स्टोरी है इसके पीछे? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कॉलेज में एथलेटिक्स करने गई क्योंकि स्कूल में मैंने एथलेटिक्स इवेंट काफी किए थे। टीम गेम में कम खेले थे, एथलेटिक्स इवेंट मैंने ज्यादा किए थे। जैसे जेवलिन थ्रो में मैं मेरा नेशनल में मेडल है, 3rd प्लेस मेरी इंडिया में थी। और रनिंग में काफी उपलब्धियां रही हैं। और फिर कबड्डी मैंने खेला है, खो खो मैंने खेला अपने स्कूल टीम से। तो स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, बहुत छोटी थी तभी से काफी इंटरेस्ट था मुझे स्पोर्ट्स में। और जब कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। लेकिन हमेशा से सुना था कि कॉलेज में एडमिशन सिर्फ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो, एक मेरी कजन थी, उसने मुझे बोला कि सर्टिफिकेट्स हैं तेरे पास स्पोर्ट्स के, तो स्पोर्ट्स कोटे से ट्राई करते हैं, उसमें 5-10% का मिल जाता है अगर कम है तो। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेके कॉलेज एडमिशन के लिए गई थी। तो स्पोर्ट्स कोटे के लिए गई तो हमारे पास एथलेटिक्स का मेडल था, मेरे पास एक अचीवमेंट थी मेरे पास 1-2 साल पुरानी। तो मैं सोची थी कि शायद सब मेरा लेटेस्ट यही है अभी तक फिलहाल। तो मैं कॉलेज में ट्रायल के लिए गई थी, तो एथलेटिक्स के ट्रायल के लिए गई मैं। वहाँ पे कोई ट्रायल लेने के लिए कोई था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था कोई कोच। तो उन्होंने बोला आज एथलेटिक्स का ट्रायल नहीं होगा, एथलेटिक्स का ट्रायल कल होगा, आप कल आना। तो मैंने देखा कि साइड पे उसके पास में ही क्रिकेट के ट्रायल चल रहे थे कॉलेज के एडमिशन के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन से ट्रायल चल रहे हैं? उन्होंने बोला क्रिकेट टीम के ट्रायल है। तो मैं फिर चली गई। मैंने सोचा अच्छा कॉलेज में तो एडमिशन चाहिए, तो क्रिकेट के हमेशा से ही पसंद था खेलना, कभी खेला नहीं था। एक गली क्रिकेट मैंने खेला था हमेशा से ही अपनी सोसाइटी। तो इसलिए मैं फिर क्रिकेट के ट्रायल के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि क्या करोगे, बैटिंग करोगे कि बॉलिंग करोगे? तो मैंने कहा सर बैटिंग करूंगी। वही जो हमेशा से गली क्रिकेट में आड़ा शॉट खेला है हमेशा से, तो वही खेलने के लिए मैं वही खेला। मैंने बॉल, भगवान की दया से बॉल कनेक्ट भी हो गई और अच्छे पावरफुल शॉट्स भी गए। तो उनको देखा कि यार वो अच्छा खेल रही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको एडमिशन देते हैं, आपको कॉलेज की टीम से क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो मैं तो वैसे ही खुश थी कि मेरे को क्रिकेट खेलने को मिलेगा, किसी स्पोर्ट्स में कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में एक्टिव रही हूँ और काफी इंटरेस्ट मुझे शुरू से था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है क्रिकेट खेलेंगे अब की बार। तो तब मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। कॉलेज में सुबह प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद क्लास अटेंड करते थे। क्लास अटेंड करने का भी एक शौक था कि कॉलेज में कैसी क्लास अटेंड होती है, तो उसका एक शौक था मेरे को। तो हालांकि उसके बाद मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी कभी भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेला है कॉलेज में। तो ये यहाँ से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी। जी जी नेहा, उसके बाद क्लासरूम की तरफ रुख नहीं हुआ, रुख ग्राउंड की तरफ हुआ। क्या लगता है आपको कि बचपन के उस वक्त में कौन सी प्रतिभा के कौन से गुण थे आपके अंदर जिन्होंने आपको गेम की एक बुलंदियों तक पहुंचाया? मैं बहुत छोटी थी, मुझे तब से क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक था। हमेशा कभी सोचा नहीं था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है, मैंने अपने ऊपर क्रिकेट लेके कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे मैं देखती थी, नाम सुनती थी सचिन तेंदुलकर का, राहुल द्रविड़ का, सौरभ गांगुली का, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता था क्रिकेट से जुड़े रहना, क्रिकेट की न्यूज सुनना, क्रिकेट के मैचेस देखना। बहुत छोटी एज में ही, मैं कहूंगी कि सिर्फ 10 या 12 साल की मैं होंगी एज में, तो मुझे पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स के नाम याद थे। मुझे ये पता था कि कौन सी टीम से कौन ओपन करता है, कौन वन डाउन करता है, कौन 2 डाउन करता है, इसके बाद कौन प्लेयर आएगा। तो बहुत छोटी एज से मुझे ये सब कुछ पता था क्रिकेट में। मैं कहूंगी कि मेरे को बहुत शौक था देखने का, लेकिन धीरे धीरे जब मैं क्रिकेट से जुड़ी, वो मेरा शौक कब मेरे जुनून में बदल गया वो चीज मुझे खुद नहीं पता चली। जी जी नेहा, नेहा जैसे क्रिकेट का सफर आपका आगे बढ़ा, एक कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी वुमेन क्रिकेट की जिसको आपने आइडियलाइज किया हो, जिसको आप देखती हो और सोचती हो कि एक दिन मुझे वो नाम कमाना है?
बिल्कुल, मैं हमेशा से मिताली राज से मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से रही हूँ कि मुझे उनके जैसा बनना है, क्योंकि शुरू से मैंने सिर्फ़ एक नाम सुना है क्रिकेट में। वुमेन क्रिकेटरों को कभी इतना ज़्यादा मैंने अपने उसमें देखा नहीं, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलने लगी तभी मुझे पता चला कि लड़कियाँ भी क्रिकेट खेलती हैं। तो तब से मैंने हमेशा मिताली राज दीदी जैसा ही मैं सोच रही थी कि मैं उनके जैसा ही बनूँगी, उनके जैसी बैटिंग करना चाहती थी और हमेशा से ये सपना रहा है कि उनके जैसे बनूँ, बट वो तो लीजेंड है, मैं उनकी बात उनसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं, उनकी जैसी बैटिंग मैं हमेशा करना चाहती थी। जी नेहा, और आप एक छोटी जगह से बिलोंग करती थी दिल्ली के अंदर ही, सपने बड़े थे तो कहीं बुनियादी तौर पे ऐसी रुकावटें आई कि लगा हो कि सपने बड़े हैं, शायद मंजिल मुश्किल रहेगी मिलनी? ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स के रहते मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आज तक मेरे सामने नहीं आई होगी, हो सकता है मेरे पेरेंट्स के सामने आई हो, लेकिन उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। अगर उनको एक बार, मेरे पापा को जरूर था कि एक बार अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा तो पापा बहुत अच्छा लगता था कि अगर पढ़ाई करे, क्योंकि मेरा ब्रदर हमेशा एक स्टूडेंट रहा है, हमेशा से उसका क्लास में फर्स्ट आना, स्कूल टॉप करना, कॉलेज टॉप करना, यूनिवर्सिटी टॉप करना, वो हमेशा से ऐसा था। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे भी उतनी भी उम्मीदें रखते होंगे कि मैं करूं। लेकिन जब मैंने पापा को बताया कि पापा मेरे को क्रिकेट खेलनी है, मैं कॉलेज में क्रिकेट टीम में अभी मैं शामिल हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं आगे का क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने ये चीज समझी और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद जितनी प्रॉब्लम मेरे सामने आनी चाहिए थी उनके रहते मुझे आई नहीं, जो फेस किया होगा मेरे पेरेंट्स ने ही फेस किया होगा, तो उन्होंने मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी कभी भी। जी नेहा, और नेहा फिर वो एक बड़ा लम्हा आया लाइफ के अंदर जब 2011-12 में भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ। शायद उसकी नींव चैलेंजर ट्रॉफी में रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि ये साल मेरा है, वो ब्लू जर्सी मुझे मिलने वाली है? नहीं, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, कभी मेरे माइंड में आया नहीं। इंडिया खेलने के सपने हमेशा देखे हैं, परफॉर्म हमेशा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है हमेशा से, दिल्ली से खेलते हुए, नॉर्थ जोन से, और चैलेंजर्स में मैंने हमेशा परफॉर्म किया है। उससे पहले भी मैं परफॉर्म कर रही थी, बट उम्मीद करती थी कि कभी ना कभी तो मेरा जरूर होगा, क्योंकि हमेशा से जो सपने मैंने खुली आंखों से देखे थे, मैंने हमेशा उन पे भरोसा किया था, अपने आप पे भरोसा किया था। तो ये तो जरूर सोचा था मैंने कि मैं इंडिया खेलूंगी, जरूर खेलूंगी, चाहे मुझे लेट खेलना पड़े, लेकिन मैं जरूर खेलूंगी। एक अपनी कंट्री का नाम अपनी चेस्ट पे लेके खेलना, मुझे उससे ज्यादा अच्छी चीज कभी लाइफ में कोई लगी नहीं। हमेशा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया है, और ऐसा मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने सपनों पे भरोसा था कि मैं जरूर उस चीज को अचीव करूंगी। लेकिन जिस साल मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, उस साल मैंने ऐसा मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। जब वो न्यूज मुझे मिली तो शायद वो टाइम ऐसा था कि उससे अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी चीज मेरी लाइफ में कभी हो नहीं सकती है। जी जी नेहा, और अगर इफ वी आर नॉट रॉन्ग तो झूलन गोस्वामी उस वक्त कैंप में आपकी रूममेट थी और शायद भारतीय टीम की कप्तान भी थी। तो किस तरह का रिएक्शन आपके क्लोज वन से आया कि नेहा तनवर अब भारतीय टीम में? बिल्कुल, मैं जिस दिन मुझे इंडिया प्रोबेबल्स कैंप के लिए जाना था, एक्चुअली 20 गर्ल्स थी उसमें, और उनमें से 15 गर्ल्स इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट होनी थी वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए। तो 20 गर्ल्स कैंप था, तो मैं गई थी। जिस दिन मेरा कैंप था उस दिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो मैं सोचा यार ये तो अच्छे से अच्छे साइन नहीं होते हैं। पहले दिन जिस दिन हम जा रहे हैं उसी दिन फ्लाइट मिस हो गई, फिर मैं पहुंची, थोड़ा लेट मैं पहुंच पाई। तो झूलन गोस्वामी दी मेरे रूममेट थे उस टाइम पे, तो काफी हमेशा से उनसे मैं बहुत इंस्पायर रही हूँ, बहुत ज्यादा उनको, उनकी वीडियोस देखना, उनके साथ रहना, और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था हमेशा से। मैं कहूंगी कि वो भी एक अच्छे मेरे, हमेशा से वो भी एक आइडल रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। वो भी मेरे रूममेट थे। लेकिन जब उसके बाद मेरी जब टीम अनाउंस हुई, इंडिया टीम जब अनाउंस हुई, तो उसमें जब मेरा नाम अनाउंस किया गया, तो सबसे पहले जूलन भी उसमें कैप्टन थे वेस्ट इंडीज सीरीज में। तो सबसे पहले जूलन गोस्वामी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बहुत अच्छे से मुझे विश किया। उन्होंने अपनी विशेष रखी मेरे सामने, काफी अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला कि आप डिजर्व करते थे इस चीज के लिए, इसको हमेशा आप मेंटेन करना अपने पास। तो मुझे काफी वो चीज बहुत अच्छी लगी और सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैं कहूंगी वो फीलिंग थी, वो ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मुझे लाइफ में कुछ चाहिए नहीं होगा। हालांकि वो उस टाइम की एज थोड़ी इतना मैच्योरनेस नहीं थी, बट ऐसा मुझे लगा कि शायद अब मुझे कुछ चाहिए नहीं होगा। ये जो फीलिंग है मेरे लिए सबसे अच्छी है। जी नेहा, सफर सही मायने में कहें तो उस वक्त एक सही दिशा पकड़ कर शुरू हुआ था। हालांकि नेहा, जैसे आपका क्रिकेट करियर आगे बढ़ा, मौके थोड़े सीमित रहे, इन एंड आउट आपका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है मौके थोड़े और मिलते तो शायद आप और कंट्रीब्यूट कर पाती भारतीय क्रिकेट में?
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे चांसेस और बनते थे, क्योंकि ऐसा मैंने अपने पापा से सीखा है। हमेशा मेरे पापा ने मुझे बोला है कि किसी को इतना सोचते नहीं है, किसी को कम चांस मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। तो अभी सिर्फ इस चीज में लेके ज्यादा उस चीज को अपने पास रख के परेशान नहीं होना, कि जितना मिला, जितना किया आपने अपनी मेहनत से किया है, और अगर आपने मेहनत कंटिन्यू रखी तो आप हमेशा उसमें आगे जाओगे। तो ऐसा सोचती थी मैं कि शायद मुझे और मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं फर्स्ट वेस्ट इंडीज सीरीज में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई थी। उसके बाद मेरा इंग्लैंड टूर के लिए क्वाड्रेंगुलर सीरीज के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, और क्वाड्रेंगुलर सीरीज में भी मैंने कुछ बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, क्योंकि एकदम से चांस मिला बाहर की पिच पे मैंने खेलने के लिए कभी कभी ऐसा खेला नहीं था। और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं उसमें। फर्स्ट टूर था, बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ डोमेस्टिक में हमेशा खेला था, इंडियन पिचेस पे खेला था। तो मैं उस साल भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज भी टीम में खेलने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, उतनी ही मेहनत कर रही हूँ जितनी मैं पहले करती थी, उससे ज्यादा ही मैं बेशक कर रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आ गई हैं। तो शायद अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज से, उस लेवल को क्रॉस करने के लिए। तो शायद अब मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैं कर रही हूँ। और अभी अपने आप से मैं उम्मीद रखती हूँ कि शायद मैं वो लेवल अचीव कर पाऊँ। जी नेहा, मौके मिले, सीमित रहे, स्किल और टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, लेकिन एक कहते हैं कि एक लक और वक्त का साथ होना उस वक्त पर बहुत जरूरी रहता है। लेकिन यकायक जिंदगी में बहुत तेजी से बदलाव आया। आपकी भारतीय टीम को आप रिप्रेजेंट कर रही थी और अचानक से पारिवारिक जिम्मेदारियां, थोड़ा बढ़ने का वक्त आ गया। तो आपको इतना वक्त मिला सोचने का कि जिंदगी अब किस किस दिशा में जा रही है? क्योंकि नेहा, ये वक्त अमूमन हम अपनी भारतीय सोसाइटी की बात करें तो एक काफी रूपरेखा लेकर आता है हर एक के लिए, और बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना कि हमें किस तरफ जाना है। तो आपका ये सफर जब बदल रहा था तो जहन में क्या चल रहा था? मेरे जहन में एक्चुअली कुछ नहीं चल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली इतना जल्दी सब डिसाइड हो गया। मैं कंट्री के लिए डेब्यू कर रही थी। डेब्यू मैंने किया भी नहीं था, उससे पहले मेरे फादर ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। भाई मैंने बहुत समझाया घर पे कि अभी मुझे खेलने दो, मैं खेलना चाहती हूँ। बहुत मैंने समझाया, मतलब कि कितना समझाया मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मैंने समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी मैं डेब्यू कर रही हूँ, अभी मेरे को बहुत खेलना है, मेरा करियर अभी मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो उन्होंने बोला करियर छोड़ने की क्या जरूरत है, आप कर सकते हो जो आप कर रहे हो, आप शादी के बाद भी कर सकते हो। तो बस सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मेरे फादर ने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक रहे, और सब कुछ ठीक भी था तब तक चलते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि अगर उस टाइम थोड़ा सा, अगर मुझे और टाइम मिलता, साल 2 साल का, तो शायद और कुछ थोड़े से और अच्छा मेरा करियर और ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन जितना मुझे मिला शायद उतना किसी और को भी नहीं मिलता। इतना भी मैं सोच के संतुष्ट अपने आप में रहती हूँ कि जितना मुझे, जैसी फैमिली मुझे मिली है, जैसा फैमिली जिस फैमिली में मैं रह रही हूँ, वो मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं आगे खेलने के लिए। तो जब मैं अपना पास सोचती हूँ इस बारे में, तो फिर मुझे लगता है यार जितना मुझे मिला है उतना भी नहीं मिलता किसी को। तो इसलिए फिर मुझे अच्छा लगता है ऐसा सोच के। जी नेहा, नेहा लेकिन जब वो जिंदगी में बदलाव आया तो उस वक्त नेहा तनवर सोच रही थी कि क्या मैं वापस फील्ड पे उतर पाऊंगी, या ये पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये जो हमारे रूटीन लाइफ के एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो किसी और दिशा में आपको पुल करके ले जाएगी? था जहन में कि वापस उतरोगी ग्राउंड पे? आफ्टर मैरिज तो मैंने गेम छोड़ा नहीं, कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं छोड़ूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रही मेरे ऊपर, तो शायद मैं उतना उतना जितना मैं 100% अपने गेम को, अपनी प्रैक्टिस को देती थी, शायद उतना नहीं दे पाई उसके बाद। अ, जितना सोचती थी कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ऊपर हैं, तो उतना मैं नहीं कर पाई। लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट मेरे गेम पे जरूर हुआ, जरूर मुझे दिखाई दिया उस चीज के लिए। तो एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली से प्रेशर भी हो था कि मुझे अब बेबी प्लान करना है, फैमिली बढ़ानी है, तो वो चीज भी मेरे जहन में थी। और कहीं ना कहीं अपने क्रिकेट से लगाव था, तो वो भी मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एक हम लोग इंडियन है, और इंडियन मेंटालिटी ये कहती है कि अगर आप एक बार बेबी प्लान करते हो, अगर आप माँ बन जाते हो एक बार के लिए, तो फिर शायद वो करियर मेरे को कंटिन्यू नहीं होगा। तो सब चीजें सोच के, सब चीजें ध्यान में रख के, और बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए ये सब डिसाइड करना। तो कहीं ना कहीं फिर जी मैंने सोचा चलो यार, जो
है आगे, वो तो होना ही है। अभी क्रिकेट में अभी मैं चाह रही थी कि कम बैक करूँ इंडिया में, बहुत अच्छा खास परफॉर्मेंस में, इतना भी नहीं हो रहा था कि मैं कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करूं। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा और थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइज करके फिर बेबी प्लानिंग की तरफ मैं गई। जी नेहा, अ, नेहा लगभग 3 वर्ष के गैप के बाद आपने क्रिकेट में वापसी की। वो जो पीरियड था ग्राउंड से दूर, मेंटली क्रिकेट से दूर, कितना मुश्किल रहता है किसी भी महिला या पुरुष क्रिकेटर के लिए, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे होते हैं, जो आपके सपने होते हैं, उनसे थोड़ी दूर की दूरी भी आपको एक फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन वापस उस दुनिया में जाने के लिए जो मेहनत लगती है, शायद वो अभी तक की हुई सभी मेहनत से बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहती है। वो 3 साल का सफर आपका कैसा रहा जब तक आप वापस फील्ड पर नहीं उतरी? नहीं, 3 साल नहीं था, सिर्फ एक ही साल था, क्योंकि क्रिकेट तो मैं खेल ही रही थी। 2014 जी में जी। मैं मेरा लास्ट मैच था। भारतीय भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने के बाद से जब आप वापस एक तरीके से पोस्ट योर मदरहुड, जब आप गेम में वापस आई। हाँ, वो आप कह सकते हो, वो गैप 2014 में मैंने लास्ट मैच खेला था अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का। 2011 में मैंने जी इंटरनेशनल मैच खेला था, और फिर 2014 में मैंने डोमेस्टिक का मैच खेला था। इंडियन रेलवे से हमारा मैच था, इंडियन रेलवे टीम में एज ए रिप्रेजेंट कर रही थी मैं, और हैदराबाद से हमारा मैच था। तो मैंने जी सोचा था कि मैं इस टूर्नामेंट के बाद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगी, और क्योंकि कुछ प्लानिंग थी सब, तो क्रिकेट के रहते वो मैं सोच रही थी कि ना ही हो, क्योंकि अगर मैं क्रिकेट खेलते करते तो फिर जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीजन खराब हो रहा है या कुछ, तो मैंने ऐसा पहले से ही सोच लिया था कि अब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगी, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी। तो उसके बाद जो टाइम रहा, मेरा प्रेगनेंसी पीरियड जो था, वो पहले डिसीजन तो मैंने बहुत इजीली ले लिया कि मेरे लिए इजी होगा सब, अब जैसा मैंने सोचा है वैसा करना है। तो लेकिन वो टाइम उतना इजी नहीं था, बल्कि वो टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि क्रिकेट से मैं दूर हो गई हूँ। मैं हमेशा क्रिकेट की उस टाइम मैचेस देखना, वीडियोस देखने, और बहुत ज्यादा मैं अपने क्रिकेट को मिस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी चली जाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अब उस टाइम शायद हो नहीं सकता था। तो बहुत ज्यादा मैं मिस करती थी अपने क्रिकेट को, खेलने का मन करता था। और जो रूटीन था मेरा, मैं सुबह उठ के अपने पूरे दिन में प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालती थी, अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालती थी, और तो वो सब मुझसे दूर हो गया था। वो सब अब मेरे पास था नहीं कुछ भी। तो मैं सोचती थी कि यार कि कब ये टाइम निकलेगा, और मैं लेकिन फिर मुझे याद आता था कि यार कि मैं तो क्रिकेट छोड़ चुकी हूँ, अभी मुझे इतना मैं खेल नहीं सकती क्रिकेट। लेकिन बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं तो क्रिकेट छोड़ने को रेडी हो गई हूँ, लेकिन मेरा क्रिकेट शायद नहीं चाहता है कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो इतना सब था, लेकिन बहुत ज्यादा वो टाइम था मेरे लिए काटना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी टाइम और उसी प्रेगनेंसी पीरियड में ही मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा क्रिकेट खेलूंगी। और क्योंकि मुझे पता था कि वो टाइम मेरे लिए काटना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो चीज मुझसे दूर करनी कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैं ही नहीं कर पा रही उस चीज को अपने से दूर, तो और किसी से मैं कुछ उम्मीद रखती नहीं थी। तो इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से बात की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आप कंटिन्यू कर लेना, लेकिन फिलहाल अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि अभी इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे ध्यान रख सकते हैं, अभी कुछ नहीं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने में, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी डिलीवरी में। मेरा बेटा प्री मैच्योर मेरा बेटा हुआ था। तो उसकी डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, इसको बहुत वीक है। और तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये लाइफ का दूसरा मोड़ है मेरे लिए। मैं उस टाइम जब मैंने अपने बेटे को हाथ में लिया, तो शायद वो टाइम ऐसा था कि मैं सब भूल चुकी थी कि क्या क्रिकेट और कौन सी लाइफ, क्या सब कुछ। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मैं चाहती थी कि अभी मैं अपने बेटे पे ध्यान दूं, अपनी फैमिली पे ध्यान दूं, क्योंकि उसको शायद मेरी जरूरत है। तो ऐसा उस टाइम मेरा डिसीजन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ सब कुछ ठीक होता रहा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्रिकेट में वापसी करना चाहती हूँ खेलने। जी जी नेहा, और जिस तरह के संघर्ष की आपने बात की, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है वापस जाना। लेकिन 2 तरह की जंग हम समझ सकते हैं आप लड़ रही थी। एक अपने आप से, जिसमें आपको कन्विंस करना था कि आई एम स्टिल गुड फॉर दैट, वो आपने जीत ली। और दूसरी जंग थी जो आपको खेल में जीतनी थी ग्राउंड पे, उसमें थोड़ी मुश्किल आई। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि गैप बीच में था, फिटनेस लेवल को इंप्रूव करने के लिए भी वक्त लगता है। लेकिन जब भारतीय इंडिया ए टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, बहुत बड़ा मोमेंट उसके बाद, फिर भी वापसी के बाद। हाँ, ऐसा इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल तक अचीव करूंगी या जो भी है।
उस लेवल तक मैं जा पाऊंगी। मैंने ऐसा सोच के दोबारा क्रिकेट शुरू नहीं किया था कि जैसा कि और लोगों को लगता है कि शायद मैंने इसलिए शुरू किया होगा कि मेरा अभी एम बाकी था। शायद मैंने वो नहीं सोचा था। मैं बस अपना क्रिकेट खेलना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, उसके साथ बने रहना चाहती थी क्रिकेट के साथ। तो मैंने ऐसा सोच के दोबारा क्रिकेट शुरू किया, लेकिन जो जुनून मेरे अंदर पहले था वही जुनून मुझे बाद में भी अपने अंदर दिखाई दिया। और जब मैंने स्टार्टिंग में क्रिकेट शुरू किया तो मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे अपने आप को शीशे में देख के शर्म आती थी कि मैं इतना ज्यादा मैंने वेट गेन किया हुआ है कि कैसे मैं क्रिकेट खेलूंगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले अपना वेट कम करना पड़ेगा, थोड़ा फिट होना पड़ेगा गेम के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू किया, लेकिन बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे और रेस्ट लेने के लिए बोला, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी थी तो बहुत ज्यादा उसमें रेस्ट चाहिए रहता है, रिकवरी, बॉडी रिकवरी में बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। तो मैंने फिर वो रेस्ट मैंने लिया। तो 6 महीने 7 महीने मुझे बहुत ज्यादा लग गया उस टाइम रिकवर होने में। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया और बहुत ज्यादा वो टाइम ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद लाइफ में पहली बार मेरे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आई होगी कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो एक लिमिट पे जाने के बाद मेरा वेट रुक गया, फिर कम नहीं हुआ। तो मैंने फिर और वर्कआउट किया और मैंने थोड़ी मेहनत की, लेकिन वो वेट वैसे ही था। मैं चाह रही थी कि मेरा वेट और कम हो जाए, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मैं भी इंसान हूं ना, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, महान नहीं हूं ना। मैं सोचती हूँ कि भाई नहीं, मैंने किया और हो गया। नहीं नहीं, तो बहुत ज्यादा परेशान में हो गई, तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कहा यार मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, नहीं हो पाएगा मुझसे। अब इतना टाइम हो गया मेहनत करते हुए, कुछ मुझे खुद फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर एक हफ्ता मैंने छोड़ दिया, मगर अब नहीं जाऊंगी मैं फील्ड पे। लेकिन फिर वो धीरे 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 मेरा माइंड मुझे उसी तरफ खींच रहा था कि नहीं यार, थोड़ा और मेहनत कर ले, थोड़ा और पुश कर अपने आप को। तो मैंने फिर एक हफ्ता तक मैंने, जब मेरा गुस्सा शांत हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैं दोबारा गई फील्ड पे। मैंने कहा नहीं यार चलो शुरू करते हैं, जब इतना किया है तो थोड़ा सा और मुझे पुश करना चाहिए। मैंने फिर थोड़ा सा किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, मैंने किसी ट्रेनर से, किसी जिम से, क्योंकि मुझे अपने आप को देख के इतनी शर्म आती थी। मुझे लगता था कि सामने वाला मुझे क्या देख के बोलेगा कि ये कितनी मोटी है, कैसे खेलेगी। तो मुझे ऐसा फील होता था। तो मैंने हमेशा यूट्यूब पे वीडियोस देखी। मैंने हमेशा गूगल पे अपने वेट कम करने के लिए देखा। तो धीरे 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 मैंने अपना वर्कआउट बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। तो ऐसा करने में मुझे 1 साल मुझे लग गया तकरीबन। तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता सकती हूँ कि पहले वॉक से स्टार्ट करना, फिर थक जाना, फिर थोड़ी देर बैठ जाना, फिर वॉक से स्टार्ट करना, फिर बैठ जाना, फिर थोड़ा जॉगिंग स्टार्ट करना, धीरे 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 करके। तो मुझे 1 साल लग गया, तकरीबन 1 साल भर भी नहीं, 10 महीने के आसपास मैं कहूंगी कि मैंने वेट अपना कम कर लिया था। और उस साल फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी के अपने ट्रायल्स के लिए जाऊंगी। तो मैं ट्रायल्स के लिए गई। तो वहां पे जिन लोगों को पता था कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, उन लोगों को तो पता था कि ठीक है, ये ऐसे इतना सब होके आया है। लेकिन जिनको नहीं पता था वो यकीन नहीं कर रहे थे कि रियली में तेरे को बेटा हुआ है, एक डिलीवरी हुई है तुम्हारी। तो ये यकीन नहीं कर रहे थे इस चीज में, क्योंकि उनको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था कि ये ऐसी ही थी और आज भी ऐसी है। तो वो एक, मैं कहूंगी उस टाइम पे जो अच्छा लगा सुन के कि मैं उतना फिट हो गई हूँ कि मैं अब अपना क्रिकेट आगे शुरू कर सकती हूँ, अपना करियर दोबारा से पकड़ सकती हूँ। तो मैंने फिर वो जो टाइम पीरियड था, मैं कहूँगी वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम पीरियड था, क्योंकि उस चीज को मैं ये नहीं कह सकती कोई समझ नहीं सकता, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई उस चीज को जानता नहीं है। वो टाइम पीरियड मैंने जिस तरीके से उसमें सरवाइव किया है, और मैं लोगों के बीच जाना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेइज्जती होगी कि एक इंटरनेशनल प्लेयर इतना वेट गेन किया हुआ है, और खुद से फील होती थी वो चीज। तो बस उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं क्रिकेट शुरू करूं, और मैंने फिर वहां से दोबारा से अपना दिल्ली रणजी ट्रॉफी में मैंने सिलेक्ट हुई। और बी ऑनेस्ट, मैं उस साल मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत बहुत ज्यादा मेरा फॉर्म फ्लॉप था उस टाइम पे। मैं उस पूरे सीजन फ्लॉप रही। मैंने पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ मेरे टोटल 5 और 6 मैचेस में टोटल 18 रन से, मैंने कुछ खास नहीं किया। और काफी लोगों ने बोला, सिलेक्टर्स ने, काफी लोगों ने, बहुत आलोचक होते हैं दुनिया में, तो मुझे लगा उस टाइम कि हाँ बहुत ज्यादा, अब जो हमेशा से सुनती आई हूँ ये चीजें होती हैं, रियली में होती है, क्योंकि पहली बार वो चीज फेस कर रही थी मैंने सोचा नहीं, अब इतना यहाँ तक आई हूँ तो मैं अब हार नहीं मानूंगी। मैंने फिर और थोड़ी अपनी फिटनेस पे, अपने गेम पे मैंने, तो मैंने अपने कोच से कंसल्ट किया इस चीज के बारे में। तो उन्होंने बोला कि लंबे टाइम के बाद जा रही थी, इतना तू स्ट्रगल करके आई है, ऊपर से बॉडी में ठीक है, वेट कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होता ही है। कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही तुम्हारा, पॉजिटिव भी होगा लेकिन नेगेटिव भी कहीं ना कहीं होगा।
तो कि जी इतना टाइम हो जाता, लेकिन अगर मेहनत कंटिन्यू करेगी तो फिर आगे तू खेल सकती है। तो फिर मैंने मेहनत की, और नेक्स्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है कि मैं दिल्ली टीम से जब मैं खेलने के लिए गई तो मुझे वहां पे मैचेस नहीं खिलाए, शायद मेरी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देख के कि मैं लास्ट ईयर फ्लॉप थी, तो वो लोग इतना सिलेक्ट तो मैं टीम में हो गई लेकिन मैचेस मुझे प्लेइंग में मिल नहीं रहे थे। तो मैंने डिसाइड, मैं जी और जब मैं फर्स्ट मैच से बाहर थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइफ का मेरा पहला मैच है कि मैं प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया गया मेरे को, तो वो चीज मुझे बहुत बहुत बुरी लगी थी, बहुत ज्यादा इमोशनल मैं उस टाइम पे हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मुझे चांस मिलेगा खेलने के लिए तो तब मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगी कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं ऐसे शांति से नहीं बैठने वाली हूँ। तो फिर नेक्स्ट 2 मैच के बाद मुझे जब तीसरा मैच खिलाया गया तो मैंने टीम को जिताया, उसमें मैंने 79 रन मैंने बनाए थे बड़ौदा के अगेंस्ट। उसके बाद मेरे उस टीम जी में नेहा 4 या 5 मेरे हाफ सेंचुरीज थे, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि मैं इतने फ्लॉप टाइम से उठने के बाद मैं अपने आप को प्रूव करने का मुझे मौका मिला है। और उस साल मैंने काफी रन्स किए और मुझे इस चीज की खुशी थी कि मैं अब उस अपने करियर के पास उतनी तरीके से वापस जा चुकी हूँ कि जितने तरीके से मैं चाहती थी। जी जी नेहा, आंकड़े कुछ भी बयां करें लेकिन नेहा तनवर जिस तरीके से अपने सपनों की तरफ अपनी दुनिया में जा रही थी वो प्रेरणा बनती जा रही थी। आंकड़ों को दूर रखते हैं क्योंकि नेहा तनवर आंकड़ों से नहीं, अपने एक संघर्ष से सफलता की जो बुलंदियां छुई हैं उसके लिए जानी जाती हैं। नेहा, डोमेस्टिक क्रिकेट पे आते हैं। रेलवेज को आपने रिप्रेजेंट किया, 100 से अधिक मैचेस आपने डोमेस्टिकली खेले हैं। एक वाकयात हमने पढ़ा है, सुना है आपके बारे में कि नेहा तनवर फील्ड पे तो रन बनाती थी, सपनों में भी रन बनाती थी नींद में। वो क्या कहानी है उसके पीछे नेहा? हाँ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि क्रिकेट का जुनून मेरी लाइफ में सबसे बड़ा था। मैं हमेशा अपने आप को एक इंसान अपने आप को बहुत सारी चीजों में देखता है कि मैं यार गाना भी गाना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में स्मार्ट भी दिखना चाहता हूँ मैं ये, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ अपने आप को एक ना क्रिकेट में ही देखा है, एक क्रिकेट एज अ क्रिकेटर ही मैंने अपने आप को हमेशा देखा है, तो वही चीज मेरे अंदर भी बसी हुई थी। मैं रूममेट से एक्चुअली मैं इलाहाबाद में जॉब करती थी, मेरी रेलवेज में जॉब लगी थी, तो इलाहाबाद, मेरी फैमिली दिल्ली में थी लेकिन मैं इलाहाबाद में जॉब करती थी। तो मेरी जो रूममेट थी वो मुझे बताती है कि जिस दिन अगले दिन मैच है ना, तू रात को खुद नहीं सोती और हमें भी नहीं सोने देती है, तो नींद में भी बातें करती रहती है कि यार ऐसे करो इतने रन बनाने हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड्स मुझे उठा के बोलती थी, अरे यार सारे रन आज ही बना लेगी क्या, कल मैच है कल बना लेना ना, नींद में रन सारे बना ले नींद में सारे रन बना लेगी, हमें भी सोने दे, हम लोगों को भी मैच खेलना है कल। तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि हालांकि मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा है, बाकी वो लोग बोलते थे, सभी बोलते थे कि नींद में भी क्रिकेट खेलती है। तो वो टाइम अब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। जी नेहा, यही जुनून एक प्रेरणा बना आगे चलकर। रेलवेज की भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने भी जो रेलवेज को रिप्रेजेंट किया, तो मिथाली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, पूनम रावत, एकता बिष्ट और न जाने और कितने नाम एक साथ खेल रहे थे। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए एज अ प्रोफेशनल, और पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा उन सबके साथ जुड़े रहना रेलवेज को रिप्रेजेंट करते हुए? रेलवेज में रिप्रेजेंट करते इंडियन टीम में तो था ही इनसे, लेकिन मैं पहले इन सबके साथ डोमेस्टिक खेल चुकी थी, तो ऐसा कुछ डिफरेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ड्रेसिंग रूम के अलावा कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था। सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था क्योंकि ऑलरेडी मुझसे पहले से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इन सबके साथ डोमेस्टिक खेला है मैंने, लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है। काफी अच्छे, एकता बिष्ट, वेदा कृष्ण मूर्ति मेरे काफी अच्छे फ्रेंड रहे हैं ये लोग। तो को बहुत ज्यादा वैसा माहौल नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम में इन लोगों के साथ खेलना, मिथाली राज स्पेशली, झूलन दी, मिथाली दी, इन सबके साथ खेलना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो काफी मैं कह सकती हूँ कि प्राउड की बात है वो। जी जी नेहा, और ऑन फील्ड आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं आपसे एक पारी चुनने को कहूं जिसे आज आप भी याद करती हैं, तो वो एक चेरिशेबल मोमेंट्स आती हैं कि नेहा ने वो पारी खेली थी, कोई एक पारी? बिल्कुल, मैं इंडियन रेलवेज टीम से खेल रही थी और हम लोगों का यूपी से मैच था। उस टाइम पे यूपी की बॉलिंग साइड सबसे अच्छी, इंडिया में सबसे अच्छी बॉलिंग साइड यूपी की कही जाती थी कि उसके जो स्पिनर्स है वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे अच्छा स्पिनिंग अटैक यूपी का है, ऐसा बोला जाता था। तो हम लोगों का मैच था रेलवे से, और हमेशा से मेरा बोला जाता है कि मैं स्पिनर्स अच्छा खेलती हूँ। तो हमारा मैच था यूपी से, तो मैं 2 डाउन 3 डाउन में बैटिंग के लिए गई थी। तो जाना था मुझे 3 डाउन के लिए, मैं पैडअप थी बैटिंग के लिए। तो जो हमारे ओपनर्स थे और जो 1 डाउन थे, 2 डाउन थे, उस टाइम पे 18 रन पे हम बैटिंग कर रहे थे, और 18 रन पे 18 ओवर में 18 रन थे और 4 विकेट हमारा डाउन हो गया था रेलवेज का। तो बहुत बहुत ज्यादा, और रेलवे कभी रेलवेज कभी मैच कभी हारी नहीं थी, बहुत कम मैचेस रेलवे आते, 99% मैचेस रेलवे जीतती है।
तो उस टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था कि बहुत मुश्किल मैच होने वाला है ये, लेकिन उसके बाद मैं बैटिंग करने गई और मैंने स्टैंड लिया और काफी मैंने उस मैच में, मैं कहूंगी कि मैंने रेलवे के लिए अच्छा खेला और वो मैच मैंने अपनी टीम को जिताया और मैं उसका हिस्सा बनी कि मैं उस मैच में मैं हिस्सा थी और मेरी वजह से मैं अपनी टीम को जिता पाई। तो ये चीज मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं रेलवे के लिए कुछ कर पाई ऐसे मैच के लिए। तो वो मेरी लाइफ का मैं कहूंगी कि सबसे मेमोरेबल मैच था। जी नेहा, और नेहा, भारतीय महिला क्रिकेट की बात करते हैं। जिस तरीके के रिसेंट परफॉर्मेंसेज हुए हैं, बहुत फैन फॉलोइंग भारतीय बढ़ी है, बहुत एक वाइडर पर्सपेक्टिव में एक्सेप्टेंस हुआ है वुमेन क्रिकेट का। यहाँ से आप भारतीय महिला क्रिकेट को कहाँ जाते हुए देखती हैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर और एज अ वुमेन क्रिकेट फॉलोअर आल्सो? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि वुमेन क्रिकेट पहले उतना लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन आज के टाइम पे इतना अच्छा इंडियन वुमेन्स टीम को मिल गया है कि प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिला है। अभी जैसे आईपीएल भी अभी होने वाले हैं, दुबई में गर्ल्स चली गई हैं, अभी उनका भी आईपीएल होने वाला है। पहले वुमेन क्रिकेटर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वुमेन क्रिकेटर को सब जानते हैं। एक डोमेस्टिक भी अगर कोई लड़की खेल रही है तो उसको भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं अपनी लड़की को क्रिकेट खिलाऊं। मैं कहूंगी कि इससे ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती कि पेरेंट्स एक अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाने का सपना देख रहे हैं, जो कि पहले चाहते थे कि घर का चूल्हा चौका संभाले, घर का काम करे, पढ़ाई करे, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई सोचेगा इंजीनियर डॉक्टर बना दूंगा मैं अपनी बेटी को, पढ़ाई में हेल्प करे। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी को मुझे क्रिकेट खिलाना है तो मैं क्या करूं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग आते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि मैं कौन सी अकेडमी में डलाऊं, मैं क्या करूं, मुझे इसको क्रिकेटर बनाना है, मुझे कितनी एज में स्टार्ट कराना है। तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वुमेन क्रिकेट तो वैसे भी अब बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, जितना और थोड़े टाइम में जितना मेंस क्रिकेट को सोचा जाता है, समझा जाता है, जितना उसको देखा जाता है, उतना ही मुझे लग रहा है कि वुमेन क्रिकेट भी आने वाले टाइम पे उतना ही ज्यादा फेमस होने वाला है। जी नेहा, बिल्कुल। और ये बदलाव जो सोसाइटी में गेम को एक्सेप्टेंस को लेकर भारतीय महिला क्रिकेट को लेकर आया है, ये सिर्फ आप जैसे खिलाड़ियों की बदौलत है, जिनका जीवन खुद में एक प्रेरणा रहा है और आने वाली जनरेशन से बहुत इंस्पायर होंगी। नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर एक मिसाल है आपकी जिंदगी एक आने वाली जनरेशन के लिए, इसे देखकर शायद क्रिकेट पे कंट्रीब्यूशन और भी सोसाइटी का बढ़ेगा। बेस्ट विशेस आपके लिए, थैंक यू सो आपके मच। करियर के लिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनूप, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। थैंक यू सो मच नेहा।